हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरसिन पुनिया और आज मैं आपके लिए लेसन लेकर के आया हूँ ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। ऑन रीडिंग पढ़ना, इन रिलेशन टू का अर्थ होता है के बारे में, लिटरेचर साहित्य को बोलते हैं। साहित्य के बारे में पढ़ना यानी साहित्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना। ये जो लेसन है स्टूडेंट्स, ये लिखा है लेफकेडियो हार्न ने। इन्होंने हमें इस लेसन के अंदर बताया है कि एक्चुअली के अंदर पढ़ने का सही तरीका क्या है। आप भी घर के अंदर पढ़ते होंगे, स्टडी करते होंगे, अध्ययन करते होंगे। आप में से कुछ लोग बहुत गहराई से सोच समझ के पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही पढ़ते होंगे, अलग अलग प्रकार की बुक्स आप पढ़ते होंगे। तो वो सारी चीज़ें अपने इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली के अंदर पढ़ना किसे कहते हैं और पढ़ना क्या होता है। और इस लेसन के अंदर आपको बताया ग्रेट क्रिटिक यानी महान आलोचक और एक कॉमन जो मेन होता है उसके बीच में क्या अंतर है कि महान आलोचक होता है, ग्रेट क्रिटिक वो किसी किताब को कैसे पढ़ता है, और एक कॉमन मैन होता है वो किसी किताब को कैसे पढ़ता है। और साथ ही साथ अपने इस लेसन में यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी किताब जो पढ़ने योग्य होती है उसको आप पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, जितनी बार उसको पढ़ते जाओगे वो किताब आपके लिए नई बनती जाएगी, यानी उसके अंदर नई नई चीज़ें आपको हर बार मिलती जाएगी। तो वो सारी चीज़ें अपने पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के इस लेसन में हमें यही पढ़ना है। लेफकेडियो हार्न का लिखा हुआ जो लेसन है कि पढ़ना क्या होता है, पढ़ना किस तरीके से होता है, पढ़ना किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी फ्यू पर्सन्स, बहुत ही कम लोग नो जानते हैं हाउ टू रीड, कि पढ़ा कैसे जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि पढ़ना कैसे है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, कंसिडरेबल का मतलब होता है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। लिटरेचर का बहुत ज़्यादा अनुभव इज नीडेड, आवश्यकता होती है। हमें लिटरेचर का बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसके लिए अनुभव होना चाहिए? बिफोर टेस्ट, रुचि, एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता, कि अच्छा है ये बुरा है, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। कैन पॉसिबली बी अक्वायर्ड, अक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। यदि हमें रुचि प्राप्त करनी है, यदि हमें अच्छे बुरे के अंदर भेद करना सीखना है कि ये किताब अच्छी है, ये बुरी है, ये सब कुछ, तो हमें क्या होना चाहिए? कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, साहित्य का बहुत ज़्यादा अनुभव हमें होना चाहिए, रुचि और अच्छी बुरी बुक्स के अंदर भेद करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए। एंड विदाउट दीज, इनके बिना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है, टू लर्न हाउ टू रीड, ये सीखना कि पढ़ना कैसे है, ये असंभव है। हम पढ़ना नहीं सीख सकते यदि हमें साहित्य का अनुभव नहीं है तो। आई से, मैं कहता हूँ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव। यहाँ पे लेफकेडियो हार्न कहते हैं, मैंने कहा लगभग असंभव है, पूरी तरह से असंभव नहीं है, लगभग। इस बात को इन्होंने आगे बिल्कुल क्लियर भी किया है। सिंस, क्योंकि, देयर आर सम रेयर मैन, कुछ ऐसे दुर्लभ व्यक्ति भी होते हैं, हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, एक काइंड ऑफ का मतलब होता है एक प्रकार की, इनहेरिटेड मतलब जन्मजात, लिटरेरी इंस्टिंक्ट कहते हैं साहित्यिक बुद्धि। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, सम रेयर मैन हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिनके अंदर एक जन्मजात साहित्यिक बुद्धि होती है, आर एबल टू रीड, वो पढ़ने के योग्य होते हैं, वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही, यानी 25 साल की उम्र तक वो पहुंचते हैं, उससे पहले भी वो पढ़ना सीख जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं ये। तो इन्होंने इसीलिए ऊपर कहा था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी पूरी तरह से संभव नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 100 में से एक जना ऐसा निकल ही आता है जिसके अंदर जन्मजात कुछ योग्यताएं, एबिलिटी होती है, जिसको साहित्य का पता होता है ऑलरेडी जन्म से ही। बट, लेकिन, दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कहते हैं अपवाद को, लेकिन ये बहुत बड़े अपवाद है, यानी 100 में से एक, 1000 में से एक ही ऐसा मिलता है हमें। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं औसत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जन सामान्य के बारे में बात कर रहा हूँ, एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर, क्योंकि, टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स, कैरेक्टर्स कहते हैं अक्षरों को, लेटर्स यानी शब्द। टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स, किसी शब्द के अक्षरों को पढ़ना, ऑफ द टेक्स्ट, किसी किताब की, कोई भी टेक्स्ट बुक है उसके शब्द के अक्षरों को पढ़ना, डज नॉट मीन रीडिंग, उसका मतलब पढ़ना नहीं होता है, इन द ट्रू सेंस, सही अर्थ में। जैसे मान लीजिए सेंस लिखा है, ये मैं इसको पढ़ देता हूँ सेंस,
तो राइटर कह रहे हैं कि इसको पढ़ना नहीं कहते। कोई भी टेक्स्ट बुक है उसके शब्दों को पढ़ना, उसके लेटर्स को पढ़ना, उसको हम पढ़ना नहीं कहते सही अर्थ में। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स, आप प्राय अपने आप को पाओगे रीडिंग वर्ड्स, कि आप शब्दों को पढ़ पा रहे हो और कैरेक्टर्स या फिर अक्षरों को पढ़ पा रहे हो ऑटोमेटिकली, यांत्रिक तरीके से, यानी अपने आप। इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना, यहाँ तक कि उनका उच्चारण भी आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड, जबकि आपका दिमाग पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, लगा हुआ है विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, पूरी तरह से एक दूसरे विषय पर। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि इसको पढ़ना नहीं कहते, आपका दिमाग पूरी तरह से एक दूसरे सब्जेक्ट पर लगा हुआ है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर लगा हुआ है, फिर भी आप किताब को पढ़ लोगे। लाइन कोई भी लिखी हुई है उसको आप पढ़ लोगे, तो लेकिन आपका दिमाग तो कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, फिर भी आप पढ़ पा रहे हो, समझ तो आप रहे ही नहीं हो, पढ़ के आ रहे हो। तो इसलिए इन्होंने ऊपर कहा था कि किसी भी शब्दों को पढ़ना, अक्षरों को पढ़ना, उसको हम पढ़ना नहीं कहते हैं। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, ये जो मैकेनिज्म है पढ़ने की, ये जो पढ़ने की विधि है, बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के शुरुआती समय में ऑटोमेटिक हो जाती है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और इस विधि को हम परफॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन। इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना ध्यान दिए, बिना काम में लिए, ऑफ अटेंशन, ध्यान को, यानी अटेंशन ना देते हुए भी हम इस विधि को कर पाते हैं। कोई भी हमें लाइन पढ़नी है, हम दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं, तो भी हम उस लाइन को पढ़ लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि हमने पढ़ा क्या है। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, ना ही मैं इसको पढ़ना कहूँगा। टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट का अर्थ है निकाल लेना, ग्रहण कर लेना। नैरेटिव पोर्शन कहते हैं कहानी वाला हिस्सा, ऑफ ए टेक्स्ट, टेक्स्ट किताब को बोलते हैं। तो नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, ना ही मैं इस चीज को पढ़ना कहूंगा कि हम किसी भी किताब के अंदर से नैरेटिव पोर्शन है, कहानी वाला हिस्सा, उसको निकाल लें, उसको ग्रहण कर लें फ्रॉम द रेस्ट, और बाकी का जो हिस्सा है सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, उसको छोड़ दें। पर्सनल अम्यूजमेंट यानी अपने पर्सनल अम्यूजमेंट के लिए हम जो नैरेटिव पोर्शन है उसको तो पढ़ लें, उसको तो हम ग्रहण कर लें कहानी की तरीके से, और बाकी को हम छोड़ दें। तो इसको भी मैं पढ़ना नहीं कहूँगा। और इन अदर वर्ड्स, या इस बात को मैं दूसरों शब्दों में कहूँ तो, टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, किसी भी किताब को कहानी के लिए पढ़ना। तो ये इन्होंने दूसरे शब्दों में बताया उसी बात को कि हम किसी भी किताब के अंदर से पर्सनल अम्यूजमेंट के लिए, यानी अपने मनोरंजन के लिए कहानी वाला हिस्सा पढ़ लें, यानी कहानी के तरीके से थोड़ा बहुत बीच बीच में से समझ लें, और बाकी का हिस्सा है उसको हम छोड़ दें। जैसे इन्होंने आगे बताया टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, कि किसी किताब को कहानी के तरीके से पढ़ें, इसको मैं पढ़ना नहीं कहता हूँ। येट फिर भी मोस्ट ऑफ द रीडिंग, अधिकांश जो पठन है, अधिकांश जो रीडिंग है, दैट इज डन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में की जाती है, यानी ज़्यादातर जो दुनिया में पढ़ा जाता है, इज डन इन एग्जैक्टली दिस वे, वो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से किया जाता है। यानी लोग ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल कहानी के तरीके से पढ़ते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों की संख्या में किताबें, आर बोट एवरी ईयर, हर साल खरीदी जाती है। एवरी मंथ, हर महीने खरीदी जाती है। आई माइट इवन से एवरी डे, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर दिन हजारों की संख्या में किताबें खरीदी जाती है। बाय पीपल, उन लोगों के द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते ही नहीं है, वो लोग भी रोजाना हजारों की संख्या में किताबें खरीदते हैं दुनिया के अंदर। दे ओनली थिंक, केवल वे सोचते हैं, दे रेड, कि उन्होंने पढ़ लिया, केवल सोचते हैं कि बस पढ़ लिया। दे बाई बुक्स, वे किताबें खरीदते हैं जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, अम्यूज का मतलब होता है आनंदित करना, मनोरंजन करना, खुश करना, अपने आप को आनंदित करने के लिए वो किताबें खरीदते हैं। टू किल टाइम एज दे कॉल इट, जैसा कि वे इसको कहते हैं, टू किल टाइम, यानी समय गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए वो किताबें खरीदते हैं। इन 1 आवर और 2, 1-2 घंटों में, देयर आईज हैव पास्ड ओवर, उनकी आंखें गुजर जाती है, ऑल द पेजेस, सभी पन्नों पर से, एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड्स, और उनके दिमाग में रह जाता है, ए वेग आइडिया, वेग मतलब अस्पष्ट,
एक अस्पष्ट आइडिया उनके दिमाग में रह जाता है, और 2 या फिर 2, यानी 1-2 आइडिया उनके दिमाग में रह जाते हैं जो कि वेग होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, जिसको वे देख रहे होते हैं। यानी जो उन्होंने देखा है, यहाँ पे पढ़ा नहीं उन्होंने, कोई भी किताब को उन्होंने, मान लीजिए किसी किताब के अंदर 50 पन्ने हैं, उन्होंने 1-2 घंटे लगा करके उनको पढ़ लिया, तो ये क्या उनके दिमाग में क्या रहेगा? उनके दिमाग के अंदर तो 1-2 आइडिया रहेगा, 1-2 विचार रहेंगे जो भी उन्होंने देखा है किताब के अंदर। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और इसको वे वास्तव में कहते हैं कि पढ़ना है, इसको वे रीडिंग कहते हैं। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, नथिंग इज मोर कॉमन, इससे ज्यादा कोई भी कॉमन नहीं है, देन टू बी आस्क्ड, पूछना, ये बात पूछना, इससे ज्यादा कोई बात कॉमन नहीं है। हैव यू रेड सच ए बुक, क्या तुमने इस किताब को पढ़ा है? और टू हियर समबडी से, या फिर किसी को ये कहते हुए सुनना, आई हैव रेड सच एंड सच ए बुक्स, मैंने फलानी फलानी किताब को पढ़ लिया है। तो ऐसा हम प्राय सुनते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कुछ लोग कहते हैं हैव यू रेड सच बुक, और या फिर हम ये सुनते हैं आई हैव रेड सच एंड सच ए बुक, कि मैंने ऐसी ऐसी किताब को पढ़ लिया है। तो ये आम है, हम पूछते हैं, लोगों से बताते भी हैं। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये जो लोग होते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, डू नॉट स्पीक सीरियसली, ये गंभीरता पूर्वक बात नहीं करते हैं। आउट ऑफ 1000 पर्सन्स, 1000 लोगों में, हु से, जो ये कहते हैं आई हैव रेड दिस, मैंने ये पढ़ा है, और आई हैव रेड दैट, मैंने वो पढ़ा है। 1000 लोगों में जो ये कहते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, देयर इज नॉट वन, उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता, परहैप्स हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, देना, ओपिनियन मतलब राय, जो कोई ओपिनियन दे सके, कोई राय दे सके, वर्थ हियरिंग, सुनने योग्य, अबाउट व्हाट ही हैज बीन रीडिंग, जो भी उसने पढ़ा है उसके बारे में। यानी 1000 लोग जो ये कहते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, उनमें से एक जना भी ऐसा नहीं होगा जो सुनने योग्य कोई राय दे सके जो भी उसने पढ़ा है उसके बारे में। मैनी एंड मैनी ए टाइम, बहुत बार, आई हियर स्टूडेंट्स से दैट, मैं विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि दे हैव रेड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली है। बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस, लेकिन यदि जब मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, रिगार्डिंग द बुक्स, उन किताबों से संबंधित, रिगार्डिंग का अर्थ होता है संबंधित, यदि उन किताबों से संबंधित मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, आई फाइंड दैट, तो मैं पाता हूँ कि दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, वे उत्तर नहीं दे पाते हैं। और एट बेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट, वे केवल उस बात को रिपीट कर देंगे, दोहरा देंगे, दैट समबडी ईल्स, जो किसी अन्य व्यक्ति ने हैज सेड, कही है, अबाउट व्हाट, जिसके बारे में दे थिंक दैट, वे सोचते हैं कि दे हैव बीन रीडिंग, कि उन्होंने पढ़ा है। वो कौन सी बात बोलेंगे? वो बात बोलेंगे जिसके बारे में वो तो ये सोचते हैं कि मैंने पढ़ा है ये, लेकिन एक्चुअली में वो बात है किसकी? वो बात तो राइटर की है ना, वो बात तो राइटर ने लिखा है, लेसन लिखा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं कहता हूँ कि सुनता हूँ उनको कहते हुए कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये किताब पढ़ ली है, और जब मैं उनसे क्वेश्चंस करता हूँ उस किताब से संबंधित, तो वे आंसर ही नहीं दे पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वे क्या करेंगे, कुछ रिपीट कर देंगे, जो भी उन्होंने पढ़ा है बुक्स के अंदर उसको दोहरा देंगे, लेकिन वो विचार किसके हैं? वो तो राइटर के विचार हैं, उनके खुद के विचार तो है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो राइटर के विचार हैं, उनको ही दोहराएंगे। बट दिस इज नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट, पेक्यूलियर कहते हैं विशेष, लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए पेक्यूलियर नहीं है, विशिष्ट बात केवल विद्यार्थियों तक ये बात नहीं है। इट इज इन ऑल कंट्रीज, ये सभी देशों के अंदर है। द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक्स, ये जो तरीका है, दैट द ग्रेट पब्लिक, यानी जो भीड़ है, डिवोर्स बुक्स, वो किताबों को निगलती है। डिवोर्स शब्द का यूज किया है यहाँ पे राइटर ने, निगलना। निगलना मतलब, डिवोर का मतलब होता है हम बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ निकलते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे किताबों से संबंधित इस शब्द का यूज किया गया है, तो इसका मतलब फटाफट किसी किताब को पढ़ देना, बिल्कुल ना समझने की कोशिश भी ना करना, अर्थ को भी ना समझना, उसके ऊपर ध्यान ना देना, बिल्कुल उसको पढ़ते जाना फटाफट, बस पन्नों को कहानी के तरीके से। इसलिए यहाँ पे डिवोर शब्द का यूज किया है। आई वुड से दैट,
मैं ये कहूँगा कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, कि एक महान आलोचक जो होता है ग्रेट क्रिटिक, उसके बीच में एंड द कॉमन पर्सन, और एक आम आदमी के बीच में जो अंतर है, इट चीफली, वो मुख्य रूप से ये है कि द ग्रेट क्रिटिक नोज, महान आलोचक जानता है हाउ टू रीड, कि पढ़ना कैसे है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और जो कॉमन पर्सन होता है वो नहीं जानता। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ग्रेट क्रिटिक और कॉमन पर्सन के अंदर क्या अंतर है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका है, ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, महान आलोचक जानता है कि पढ़ना कैसे है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और कॉमन पर्सन है वो नहीं जानता पढ़ना। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक, कोई भी आदमी एक किताब को पढ़ने के योग्य नहीं होता है। Who is not able to express an original opinion, जो एक ओरिजिनल ओपिनियन एक्सप्रेस ना कर सके, जो एक मूल राय व्यक्त ना कर सके। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त, ओरिजिनल ओपिनियन, मूल राय। तो नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक, कोई भी आदमी वास्तव में एक किताब को पढ़ने के योग्य नहीं है। हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो कोई मूल राय ना दे सके रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, रिगार्डिंग का मतलब संबंधित, कंटेंट्स मतलब सामग्री, ऑफ ए बुक, एक किताब की सामग्री से संबंधित, यानी किसी किताब को किसी व्यक्ति ने पढ़ा और उस पढ़ी हुई जो सामग्री है, उसकी जो किताब उसने पढ़ी है, उसके बारे में यदि कोई ओरिजिनल ओपिनियन व्यक्त नहीं कर सकता बाद में, तो इसका मतलब उसने उसको नहीं पढ़ा है, वो पढ़ने के योग्य नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता है। नो डाउट यू विल थिंक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सोचोगे दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि इस केस के अंदर ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, मेरी जो बात है, कन्फ्यूजेस रीडिंग विद स्टडी, वो रीडिंग और स्टडी के अंदर भ्रम पैदा कर रही है। रीडिंग पठन और स्टडी कहते हैं अध्ययन करने को। आप सोच रहे होंगे कि रीडिंग क्या होती है और स्टडी क्या होती है, इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा ऐसा। यू माइट से, आप कह सकते हो, व्हेन वी रेड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, जब हम हिस्ट्री किताब पढ़ते हैं, जब हम फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ते हैं, और साइंस, या फिर जब हम साइंस की किताब पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थोरोली, थोरोली मतलब पूरी तरह से, तो हम उस किताब को पूरी तरह से पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, सारे मीनिंग्स है उनको हम स्टडी करते हैं। एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, बियर का मतलब होता है ग्रहण करना, और हम जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ उसके अंदर उसको ग्रहण करते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके ऊपर मनन करते हैं, सोचते हैं इसके ऊपर। हम जब कोई साइंस की, फिलोसफी की या हिस्ट्री किताब पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, पूरी तरह से पढ़ते हैं, अच्छे से, कोई छोड़ते नहीं है बीच में लाइन। स्टडिंग ऑल द मीनिंग, सारे मीनिंग पढ़ते हैं। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है उसको ग्रहण करते हैं, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में हम मनन करते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी, इसको हम हार्ड स्टडी कहते हैं। बट वेन वी रेड स्टोरी और ए पोएम, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं या फिर कोई पोएम पढ़ते हैं, आउट ऑफ क्लास आवर्स, क्लास के बाहर यानी स्कूल के बाहर, घर पे जब हम कोई स्टोरी या कोई पोएम पढ़ते हैं, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो हम आनंद के लिए पढ़ते हैं, अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, मनोरंजन के लिए पढ़ना और स्टडी करना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। आई एम नॉट श्योर दैट, मैं आश्वस्त नहीं हूं कि यू ऑल थिंक दिस, कि आप सब लोग ऐसा ही सोचते होंगे। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो युवक हैं जनरली प्राय डू थिंक सो, वो तो ऐसा ही सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहां तक वास्तविकता की बात है, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, जो कोई भी किताब जो पढ़ने योग्य है, ought टू बी रेड इन प्रिसाइजली द सेम वे, प्रिसाइजली का मतलब होता है बिल्कुल सटीक तरीके से, सही तरीके से। ought टू बी रेड, उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, इन प्रिसाइजली द सेम वे, बिल्कुल सटीक उसी तरीके से, दैट ए साइंटिफिक बुक इज रेड, जिस तरीके से कोई विज्ञान की किताब पढ़ी जाती है। तो यहां कह रहे हैं राइटर कि कोई भी किताब जो पढ़ने योग्य है उसको बिल्कुल उसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए जिस तरीके से हम साइंस की किताब को
पढ़ते हैं। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, हमें केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और हर किताब जो पढ़ने के योग्य होती है, यानी जो पढ़ने वाली किताब होती है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, वो हर किताब शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू। उसके अंदर अमाउंट ऑफ वैल्यू यानी महत्व की मात्रा, इन इट, इसके अंदर उसमें उतनी ही महत्व की मात्रा होती है, यानी उतनी ही महत्वपूर्ण वो किताब होती है दैट ए साइंटिफिक बुक हैज, जितनी एक विज्ञान की किताब महत्वपूर्ण होती है। कोई भी किताब, चाहे वो स्टोरी की किताब ही क्यों ना है, हम उस स्टोरी की किताब को भी, यानी वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए, यानी पढ़ने के लायक होनी चाहिए ऐसी किताब। तो वो विज्ञान की किताब पढ़ेंगे आप और स्टोरी की किताब, दोनों सेम होगी, दोनों का सेम महत्व होगा। थ्रू द वैल्यू, हालांकि जो इसका जो वैल्यू है, इसका जो महत्व है, मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, वो पूरी तरह से एक अलग प्रकार का हो सकता है। अब विज्ञान की किताब है, वो आपको किसमें ज्ञान देगी, विज्ञान से संबंधित बातें आपको बताएगी। लेकिन आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई पोइम पढ़ रहे हो, वो आपको किसके बारे में बताएगी, आपको प्रकृति के बारे में बताएगी, आपको ब्यूटी के बारे में बताएगी, या दूसरी जो मानवीय विषय हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में बताएगी। तो विषय अलग हो सकता है, महत्व अलग हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों ही होगी, साइंस की किताब भी और दूसरी जो किताब है पोइम की या जो भी। फॉर आफ्टर ऑल, आखिरकार, ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस, कोई भी अच्छी किताब जो कि फिक्शन की होती है, कथा की होती है, रोमांस या रोमांच की होती है, और पोइट्री या फिर कोई कविताओं की किताब भी होती है, इज ए साइंटिफिक वर्क, वो एक वैज्ञानिक कार्य होता है। कोई भी फिक्शन, किसी ने कथा लिखी है, कोई बड़ा उपन्यास लिखा है, या रोमांस की कोई किताब है, या कोई कविता लिखी है किसी ने, वो क्या है, साइंटिफिक वर्क है, वो वैज्ञानिक कार्य है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड, और इसको लिखा जाता है, कंपोज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, बेस्ट प्रिंसिपल्स सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार इसको लिखा जाता है। कविता की किताब, रोमांस, फिक्शन, ये जो किताबें हैं सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार इनको कंपोज किया जाता है। ऑफ मोर देन वन साइंस, एक साइंस से ज्यादा साइंस के सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार लिखा जाता है, यानी इनमें एक साइंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक साइंस से ज्यादा साइंस के सबसे अच्छे जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज करके इन किताबों को कंपोज किया जाता है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, लेकिन विशेष रूप से किसका यूज किया जाता है इन किताबों के अंदर, पोइम की किताब, फिक्शन, रोमांस की किताब में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों के अनुसार इनको लिखा जाता है। ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन की जो महान विज्ञान है, यानी जीवन का जो अनुभव है, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानवीय प्रकृति का ज्ञान, इसका ज्यादा यूज किया जाता है इन किताबों के अंदर, ह्यूमन नेचर के नॉलेज का, और इसको ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ का है कि जीवन का बहुत बड़ा विज्ञान। यानी जो पोइट होते हैं या जो दूसरे राइटर होते हैं जो इस प्रकार की फिक्शन, रोमांस की बुक्स लिखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन लाइफ का, कि इंसान किस तरह का उसकी मेंटलिटी होती है, किस तरह की बातें इंसान को पसंद आती है, किस तरह की पसंद नहीं आती है। इसलिए जो साइंस ऑफ लाइफ है उसका यूज किया जाता है इनको कंपोज करने में। अब यहाँ पे पोइट ने, राइटर ने आपको बताया है कि इनको बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, एक विज्ञान से ज़्यादा विज्ञान के सबसे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार इनको कंपोज किया जाता है। तो एक विज्ञान, अब जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स की बुक लिख रहे हो या केमिस्ट्री की बुक लिख रहे हो, तो उसके अंदर तो आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी आप लिख रहे हो, तो केवल आपको उतना नॉलेज चाहिए। लेकिन आप एक पोएम लिख रहे हो तो आपको प्रकृति का नॉलेज, आपको ब्यूटी का किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके अलावा आपको ह्यूमन बिहेवियर का भी नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन मेंटलिटी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके अंदर, पोएम लिखने के अंदर। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पोएम और फिक्शन, रोमांस ये लिखने में एक से ज़्यादा साइंस के जो सबसे अच्छे सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार इनको लिखा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आज इतना ही पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर, बाकी का जो लेसन है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है नहीं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मीनिंग नहीं आया हो, कोई शब्द छूट गया हो अर्थ बताने में, तो बिल्कुल मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका अर्थ बता दूंगा। लाइन का अनुवाद यदि आपको नहीं आ रहा हो किसी का भी, तो भी आप बिल्कुल क्लियर करें उस चीज़ को।
थैंक यू।